गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल जहां छूट गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इलिप्स का लैटिस रेक्टम बताना था। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स। ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं के और यहाँ पे एम। ठीक है। लेट the center of the ellipse be at the origin. Let F2k equals to L. Say. So length of lattice रेक्टम km हमें जानना है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हर्षराज। अच्छा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम km। ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ k c, l। ठीक। अब देखो ये k जो है वह एलिप्स पर है। यही बात कल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। सिंस द पॉइंट k is on the ellipse, so it will satisfy its equation। ठीक है। यानी कि c स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। l स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, l स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। और यह जो है l स्क्वायर यह हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज देते हैं, यह हो जाएगा b स्क्वायर और यह वैल्यू कितना होगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये हो जाएगा b इंटू b बाय a। ठीक है। इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय therefore length of latus rectum equals to 2l equals to 2b square। ठीक है। यहाँ यह बात जान लेना कि जैसे कोई पॉइंट है ना, और उसमें से किसी भी का भी एक वैल्यू जानना है तो बार बार इस चीज को हमें स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, है ना, पैराबोला में, हर जगह यही यूज किए हैं।
दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू जानना है और हमें इक्वेशन पता है। सुधांशु थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। दोनों में से एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू जानना है और हमें इक्वेशन मालूम है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में रखते हैं। पैराबोला में भी यही किए थे, सर्कल में भी यही किए थे, स्ट्रेट लाइन में यही किए थे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, आगे भी आएगा, जैसे हाइपरबोला होगा या पैराबोला में, मतलब सॉरी एलिप्स में भी एक और एग्जांपल हम देखेंगे। उसमें पॉइंट की जो वैल्यू होगी उसको सर्कल सॉरी एलिप्स के इक्वेशन में रख के और तब जो है सो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एल मालूम करना था, एल हमने मान लिया था, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई ये वाई एक्सिस है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, पर ये समझ सकते हो तुम। तो ये वैल्यू मैंने एल मानी है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से सी और ये एल। हमको सी तो पता होता है हमेशा इलिप्स के बारे में, एल जो है यहाँ पे नहीं मालूम है, तो उसको हमने एज्यूम करके इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। लिख लिया सभी ने?
देखो एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the ellipse, find the equation of the ellipse whose center lie at the origin comma major axis lie along the x-axis comma eccentricity is 2/3, and length of latus rectum is 5 units. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ये हम लोग मान के पहले से ही चलते हैं कि जो सेंटर ऑफ द इलिप्स है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है। ठीक है, तो पहला जो इन्फॉर्मेशन है वह तो यूं ही दिया हुआ है क्योंकि हम अभी कोई जनरल फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग लाई है, वो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि यह बताता है कि एलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है। ठीक, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दिया है एक्सेंट्रिसिटी इज 2/3। ठीक, यानी कि E इक्वल टू 2/3, और E किसका रिलेशन होता है, C और A के बीच का रिलेशन होता है, E इक्वल टू C/। ठीक है, और लास्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, हाँ, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है यानी कि जो इक्वल्स टू 2b² a और उसकी वैल्यू 5 दी हुई है। ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन दिया है और एक ये इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इन दोनों के हेल्प से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे होगा, दिमाग लगाओ। देखो यहां पर C/A इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, और 2b² जो है वो 5 दिया हुआ है। ये बताओ C, A और B में कोई और रिलेशन भी है, C, A और B में कोई रिलेशन है, A² माइनस B², A² माइनस C² इक्वल्स टू B², है ना। तो वी नो दैट B² इक्वल्स टू C² माइनस A²। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, C का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो C इक्वल्स टू क्या होगा, 2a/3।
तो बी स्क्वायर, और यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 5a/2। तो यहाँ पे सी स्क्वायर की जगह 2a/3 रख देंगे। मैं गलत लिखा हूं ना? अरे ए बड़ा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है ना। अब ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी की जगह क्या लिखेंगे? 2a/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 5a/2, वो भी लिख देते हैं 5a/2। तो 5a/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 4/9 होगा ना। अब उसके बाद 5a/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 5/9। 5 से 5 गया, ए से ए गया, तो ए इक्वल्स टू कितना आया? 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? पहले ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 81/4। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, और एक यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी जरूरी है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a/2, और ए की वैल्यू कितना आया है? 9/2। तो 5/2 इंटू 9/2 इक्वल टू 45/4। अब हमारे पास ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर पता चल गया। इन दोनों को इलिप्स की इक्वेशन रख देंगे। अप्लाइंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की जगह 81/4, अब इधर लिख देता हूँ, इधर जगह खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81/4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कितना है? 45/4 इक्वल्स टू 1, या 4x स्क्वायर बाय 81 प्लस 4y स्क्वायर बाय 45 इक्वल्स टू 1। यही हो गया आंसर। जो रिलेशन है ये वाला, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये रिलेशन अभी नहीं मालूम होता तो फिर हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि सी की वैल्यू पता होने पर भी, ठीक है, अगर हमको सी ए और बी के बीच रिलेशन नहीं मालूम है तो दोनों को अलग अलग नहीं निकाल सकते, और ए और बी की वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी तब तक हम इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार में लगा देता हूं। ठीक है, यह दिया था तो इससे सी निकाल लिए, सी की वैल्यू इसमें रख सकते थे। यह दिया था, इससे बी स्क्वायर निकाल सकते थे, इसकी वैल्यू इसमें रख दिए। इससे ए मालूम चल गया, ए मालूम चल गया तो इसमें रख दिए, तो फिर बी स्क्वायर पता चल गया।
अब एक एग्जांपल में होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है ना, जो अभी एक कंसेप्ट बताए थे, यदि दो पॉइंट्स दिए हो तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन में उन पॉइंट्स की वैल्यू रख देंगे और तब जाके अननोन फाइंड करेंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर एक एग्जांपल है जो कि मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सभी को ट्राई करना निश्चित रूप से। लिखो एग्जांपल नंबर 3 होमवर्क। जगह छोड़ दो थोड़ा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स with center at the origin, with the center at the origin, major axis along the y-axis, major axis along the y-axis, and it passes through the points 3, 2, 3, 2 and 1, 6. इसका आंसर लिख लो, x² / 10 प्लस y² / 40 इक्वल्स टू 1। सभी को ट्राई करना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, उसी पर बनेगा ये। 2 अननोन है और 2 नोन है। ठीक है, अब मैं हाइपरबोला स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में एक हेडिंग लिखो, हाइपरबोला। और डेफिनेशन लिखो। इट इज द लोकस, लोकस का मतलब पाथ ट्रेस्ड, ठीक है। कभी कभी मैं ये वर्ड यूज करूंगा, कभी कभी मैं ये वर्ड यूज करूंगा, दोनों का एक ही मतलब है। इट इज द लोकस ऑफ all the points, it is the locus of all the points in a plane, comma, the difference of whose distances, the difference of whose distances from two given fixed points in the plane is a constant. नीचे में एक लाइन मतलब एरो दे दो और लिखो the two fixed points are called the foci of the hyperbola.
चलो डेफिनेशन समझते हैं सभी कोई। ठीक, क्या कह रहा है ये? सबसे पहले कह रहा है कि देखो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं F1 F2, ठीक है, और कह रहा है कि इस प्लेन में कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, 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 कहीं भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम ले सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम ले सकते हैं जहां से, जैसे मान लो ये पॉइंट लिया तो इससे इसको मिलाते हैं, और इससे इसको मिलाते हैं, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस, ठीक है, इससे इसको मिलाते हैं और इससे इसको मिलाते हैं, ये डिस्टेंस और इसका डिफरेंस, यानी डिफरेंस को पर मॉड लगा देना है कि किसी भी प्रकार से जो डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वह कांस्टेंट होगा, यहां से यहां और यहां से यहां, इस मतलब यहां से इसका इस पॉइंट का और इसका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका डिफरेंस, या फिर यहां से यहां और यहां से यहां, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी, वह जो होगा एक कांस्टेंट होगा। तो देखो यदि इनको मिलाते हैं तो इस टाइप का कर्व बनता है, और इधर इसको मिलाते हैं तो इस टाइप का कर्व बनता है, यही कर्व हुआ हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला में ऐसे दो फिक्स्ड पॉइंट है जिन्हें फोसाई कहते हैं, और मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। और यहां पे तुम सोच सकते हो कि जब स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो वह कांस्टेंट क्या होगा, ये जो होगा ना, यही वैल्यू हर हमेशा आएगी, मतलब ये डिस्टेंस है ना, वही किसी भी डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस निकालेंगे वो वैल्यू होगा। जैसे मान लो ये 12 यूनिट्स है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये 12 यूनिट्स है, तो जैसे एक 17 है और ये 5 है, तो 17 में से 5 गया तो 12, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, ये हो सकता है 20 हो तो ये कितना होगा 8, ये मान लो 25 हो तो ये कितना होगा 13, ठीक है। इस प्रकार से सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिसका डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट होगा, ठीक, ओके। अब ये कर्व तो समझ में आ रहा है कि हाइपरबोला का है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है इसको जो मिलाता है ना, ये लाइन, इसका नाम क्या है, लिखो सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू हाइपरबोला। अब हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको समझते हैं। तो पहला है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, नहीं सबसे पहले सेंटर ऑफ हाइपरबोला समझते हैं। सेंटर क्या है, देखो F1 और F2 को मिलाने वाला जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जो उसको ठीक बीचों बीच डिवाइड करता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। लिखो द मिड पॉइंट, अच्छा पहले ड्रॉ करो इसको, पहले इसको ड्रॉ करो, सॉरी,
पहले इसको ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा ये मतलब सिमेट्रिकल पैराबोला जैसा है, पर ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वहां पे क्या होता था, एक डायरेक्ट्रिक्स होता था, यानी कि एक लाइन होता था। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस है। जब तुम मतलब ग्राफ पेपर पे हाइपरबोलिक कर्व और पैराबोलिक कर्व दोनों को ड्रॉ करोगे, तब तुम्हें यह डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा। वैसे ये सब जस्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व कैसा भी हो सकता है। ठीक है, शुरू करें। देखो, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, the midpoint of line joining the foci of the hyperbola is known as the center of the hyperbola. Represented by O. ठीक है, कैसा है कि OF1, O मतलब मिड पॉइंट है ना, तो OF1 इक्वल टू OF2 इक्वल टू C। इसको जो है फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये लिख लो, रिप्रेजेंटेड बाय O, OF1 इक्वल टू OF2 इक्वल्स टू C से फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म है ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्सेस ऑफ हाइपरबोला, उसमें पहला एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें लिखो, द लाइन ज्वाइनिंग the foci of a hyperbola, the line joining the foci of a hyperbola is called transverse axis, is called transverse axis। ठीक है, यहां पर जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये मान लो कि y एक्सिस है, y डैश, x डैश। ठीक है, तो x डैश ओ x इज ट्रांसवर्स एक्सिस।
ठीक है, हेयर एक्स डैश ओ एक्स इज ट्रांसवर्स एक्सिस। अब इसमें जो है सबसे पहले वर्टिसेस समझो, वर्टिसेस ऑफ, तीसरा टर्म लिखो, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। देखो, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स of transverse axis and the hyperbolic curve is called vertices, are vertices of hyperbola। यहां पर A और B, ठीक है, A और B क्या है, वर्टिसेस। चौथा, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां पे लिखो ओ ए, बस इतना, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए। लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए। इतना लिख लिए, लिखो। अब बताओ ए बड़ा कि सी बड़ा, यहां पे ए और सी में कौन बड़ा है, करेक्ट, वेरी गुड। देखो यहां ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, फोकस से सेंटर, फोकल लेंथ, और वर्टिसेस से सेंटर, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा हाँ, अब सोच के बताओ कि मैंने यहां पर जो डेफिनेशन लिखाया था, ठीक है, वहां पे एक कांस्टेंट लिखा है ना लास्ट में, वो कांस्टेंट क्या होगा, ए बी। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सेमी वर्ड हटा देंगे, ठीक है, जो डेफिनेशन में कांस्टेंट टर्म है, वर्ड कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट का मतलब हुआ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। जस्ट अभी समझेंगे इसको। अब लिखो कॉन्जुगेट एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट। कॉन्जुगेट एक्सिस, देखो, द लाइन परपेंडिकुलर
to the transverse axis, the line perpendicular to the transverse axis and passes through the center and passes through the center is called the conjugate axis. Is called the conjugate axis. Here y o y dash is conjugate axis. ठीक, y o y dash is conjugate axis. Next term, length of semi conjugate axis. ठीक है, इसको ना अलग से ड्रॉ, इसके नीचे ड्रॉ करना, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको ड्रॉ करो, पहले इतना ड्रॉ करो तब मैं समझाता हूं। हो गया, अब देखो ट्रांसवर्स एक्सिस में हमें वर्टिसेस मालूम थे ना, क्लियरली ए और बी दिख रहा है, मैं इसमें भी ड्रॉ किया, मतलब इसको दर्शाया हूं, है ना, कि ट्रांसवर्स एक्सिस में वर्टिसेस मालूम है, कोई पॉइंट्स मालूम है, जिन पॉइंट्स से लेके हम लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, ओ ए और ओ बी बताएं। बट जब हम कॉन्जुगेट एक्सिस को देखते हैं तो कॉन्जुगेट एक्सिस जो है उसमें कोई पॉइंट नजर आ रहा है सेंटर के अलावा? ऐसा लगता है कि ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो यहां पर हम इसका लेंथ जो है सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि दोनों वर्टिसेस में, है ना, किसी भी वर्टेक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों वर्टेक्स में से किसी भी एक वर्टेक्स पे पहले एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब जो है ये OF2 यानी कि जो फोकल लेंथ है ना, जो फोकल लेंथ है, इस डिस्टेंस का आर्क जो है सेंटर पर रख के ऐसे खींचते हैं, समझ रहे ना, ये जो डिस्टेंस है OF2 इसका यहां पे आर्क लेते हैं और ये परपेंडिकुलर पे कहीं पे ऐसे, है ना, और इस पॉइंट से इस पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। क्योंकि अब ये पॉइंट जो है ना, ये डिस्टेंस मतलब एक फाइनाइट हो गया, नहीं तो ये ऊपर नीचे पूरा फ्री था, इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट नीचे, लेकिन हमें एक पता करना था कि कहाँ तक ये जा सकता है। और जब इस पॉइंट को इससे मिलाओगे तो सीमिंगली लगेगा कि ये ना मतलब इसके पैरेलल टाइप, मतलब पैरेलल की तरह जा रहा है, यानी कि it's about to meet, it's about to be tangent to the hyperbola at infinity। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये हाइपरबोलिक कर्व पे इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। ऐसा इसको मिला दो या फिर इसको इधर ड्रॉ करो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यदि B जो हुआ यह हमारा लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस हुआ, तो ऐसा ही सिमिलर जो है, चूंकि यह क्या है, सिमेट्रिक कर्व है, तो निश्चित रूप से नीचे भी जो डिस्टेंस होगा उसको भी उतना रख लेंगे। और तब जैसे मान लो इसको हम C मानते हैं और इसको हम D मानते हैं, तो CD जो होगा वह होगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। CD क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तब हम कॉन्जुगेट एक्सिस को फाइनाइट कर पाएंगे। एक और रिजल्ट, यह बताओ OB कितना है, OBA लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, जैसे M ले लेते हैं। ठीक है, ये बताओ OM कितना है, OM तो C लिए ना हम, सबसे पहले माने किसको है ना। और ये डिस्टेंस कितना है A, ये डिस्टेंस कितना है, तो B हमारा जो निकला है वह इस रिलेशन से निकला है, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से निकाला है। लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस जो है हम इस रिलेशन से निकालते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर है ना इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी जो फोकल लेंथ है वह एक रेक्टेंगल या फिर एक ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल का, और रेक्टेंगल का एक डायगोनल है ना। इस रेक्टेंगल में जो हमारा O, B, M और C मिला है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि OB जो है वह ग्रेटर देन OC है, दिख नहीं रहा इस तरह से पर ऐसा है, OB इज ग्रेटर देन OC, यानी A जो है वह ग्रेटर देन B है। ठीक है, यहां पे लिखो इतनी सारी, पहले तो लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इसको डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये डायग्राम ड्रॉ किया है ना, उसमें ये सब बातें लिख लो, डिनोटेड बाय B। ये कैसा रेक्टेंगल है जिसमें जो ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है वह लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस से बड़ा है, तब ये हॉरिजॉन्टल है। यदि उल्टा हो जाए तो तब ये हाइपरबोलिक कर्व वर्टिकल हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाए तब उसको स्पेशल नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। वो सब टर्म में लिखाऊंगा, पहले ये सब लिख लो। ये समझ में आया ना सभी को, इधर रिशु? पानी है तो पानी पीना।
एक्सेंट्रिसिटी, ये पॉइंट भी लिख लेना, ओसी इक्वल्स टू ओडी इक्वल्स टू बी। है ना जगह यहाँ लिखने के लिए, उसके बगल में थोड़ा कहीं भी जगह हो, ये बस इतना रहे, ओसी इक्वल्स टू ओडी इक्वल्स टू बी। ठीक, एक्सेंट्रिसिटी, इट इज द रेशियो of focal length to the length of semi transverse axis. E is equals to C by A equals to OF1 by OA equals to OF2 by OB. E is greater than 1 always. E equals to 1 जो है उस पर पैराबोलिक कर्व मिलता है। लास्ट किसी क्लास में मैंने इक्वल्स टू 1 पे क्या बोला था, ठीक है। ये मैं ई का जो टर्म है ना वो सारे कोनिक सेक्शन में आता है, तो फिर उसका कंपैरिजन मैं तुम्हें करा दूंगा। अभी पहले हाइपरबोलिक कर्व को अच्छे समझते हैं। अब यहाँ तक जितनी भी बातें हैं उसमें कोई डाउट, ये सारे टर्मिनोलॉजीज थे, इनको जानना जरूरी था क्योंकि इसी के आधार पर इक्वेशन बनता है। इनमें से कोई रिलेशन दिया जा सकता है। अब जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई डैश, let let
the center of the hyperbola be at the origin. ठीक है, लेट P जो है let P x, y be any arbitrary point. इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, यहाँ मालूम होगा इसे, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, let P x, y be any arbitrary point. From the definition of hyperbola, ठीक है, Pf1 minus Pf2 equals to Bf1 minus Bf2। ठीक है, अब देखो Pf1 हाइपोटेनस है ट्राइंगल PMF1 का, है ना। तो यह जो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम इसका ये लिखते हैं बेस स्क्वायर यानी कि F1M स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। और Pf2 यह भी हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल PMF2 का, तो यह भी जो होगा वह F2M स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। Bf1 की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, OF1 प्लस OB C प्लस E, और Bf2 जो होगी वह OF2 माइनस OB C माइनस E। देखो यहाँ भी है ना, C चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 2A, बताया था ना मैं। सो डेफिनेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे Fm की जो वैल्यू होगी F1M वो क्या होगी, ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना है OM x, ओरिजिन से ना देख रहे हैं, ये हुआ ना x कोऑर्डिनेट, OM कितना होगा x, और F1O कितना होगा C प्लस x, F1M जो होगा C प्लस x होगा, है ना, और F2M कितना होगा C माइनस x, F2M जो होगा x माइनस C होगा। F2M मतलब यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट माइनस OF2 यानी कि x माइनस C। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है F1M C प्लस x होल स्क्वायर, और PM जो है, PM कितना है PMY, है ना, ओरिजिन से y यूनिट्स ऊपर, तो y स्क्वायर। ठीक है, माइनस F2M x माइनस C होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2A। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। और यूजिंग रिजल्ट, यहाँ पे सी है ना, सी को इलिमिनेट करने के लिए वो यूज करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। कल जैसे इलिप्स में किए थे ना, वही चीज को रिपीट करना है, तो वो हम नहीं करते, उस पार्ट को मैं ओमिट करता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट, जो डेरिवेशन पार्ट है, और सीधा रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उतना ही काम है। अननेसेसरी डिफिकल्टी को, है ना, इनवाइट नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। सारा प्रोसेस वही है जो कल हम किए थे, और फाइनली हमारा ये रिजल्ट आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जल्दी से नोट कर लो। मैं अप्रोच बता दिया हूं, बस जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, खुद से कर सकते हो अगर चाहो तो। नोट कीजिए जल्दी।
लैटिस रेक्टम, जो लैटिस रेक्टम का डेफिनेशन पैराबोला में था, जो इलिप्स में था, वही हाइपरबोला में भी होगा। कोई बताओगे? डिफाइन कर सकते हो लैटिस रेक्टम? यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया हिंट के लिए। रिसु, विल यू ट्राई? हाँ, एंड हाइपरबोला, सही। ठीक है, लैटिस रेक्टम को डिफाइन करना समझ सकते हो ना? आइदर ऑफ द फोसाई, दोनों में से किसी फोसाई पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और हाइपरबोलिक जो ना कर्व के एंड पॉइंट्स पे मिले। KL and MN are latus rectum. Length of latus rectum. अब इसमें भी जो आज क्लास के स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है, एलिप्स में लैटिस रेक्टम कैसे फाइंड किए थे? जो लैटिस रेक्टम का एक एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे पता किए? जैसे वहां एम का कोऑर्डिनेट कैसे मालूम चला? देखो OF2 का वैल्यू कितना है? C, और ये जो पॉइंट जहां पे टच कर रहा है इस डिस्टेंस को L मान लिए, ठीक है, और C, L will satisfy the equation of hyperbola, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमको एल मालूम करना है, तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर को धर ले आते हैं, इक्वल्स टू एल स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एल इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए। देयरफॉर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इक्वल्स टू 2L इक्वल्स टू 2B स्क्वायर बाय। इतनी सारी बातें हाइपरबोला में है। अब दो बात जो है और बतानी मुझे, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में और एक वर्टिकल हाइपरबोला के बारे में। उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन समय कम है, ठीक है, फिर भी हम जो है सो 2 पॉइंट्स और बता देता हूँ। एग्जांपल्स हम अगले क्लास में कर लें, ठीक है। इतना नोट करो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताऊंगा,
और दूसरा जो है वर्टिकल हाइपरबोला। उस पॉइंट जो बताऊंगा अभी उसको ध्यान समझना, जो रिपीट हो सकता है अगर आगे पढ़ोगे। इसमें कोई डाउट है लैटिस रेक्टम में हर्ष? इसमें कोई डाउट है? देखो लैटिस रेक्टम पैराबोला में, ठीक है, एलिप्स में, दोनों में रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं किया हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड है ना। बस उसका जो लेंथ है उसको निकालने का मैं यहाँ पे तरीका बता दिया। मैं पूरा बोर्ड क्लीन करूंगा, जो लिखना है जल्दी फटाफट नोट करो। हो गया? हो गया साक्षी? मगर देख अब मैं 3 कट ड्रॉ करूंगा।
देखो ये तीन कर्व में ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, यह जो है स्पेशल केस है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इसका एक और तरीका है ड्रॉ करने का, जब जो इस प्रकार का कर्व बनता है, ऐसे में क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगा ए और बी वह बराबर होगा। इस प्रकार से यहां भी अगर एक लाइन लेते हैं, है ना, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, तो वह जो होगा कॉन्जुगेट एक्सिस बनाएगा, है ना। y इक्वल टू एक्स जो है वह क्या बनाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस बनाएगा। और इस पर जो कर्व बनता है वो एक और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, तुम अगर सर्च करोगे इसके बारे में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व कैसा होता है, तो इस प्रकार का कर्व मिलेगा कि जिस जो ए और बी की जो वैल्यू है ना, कॉन्जुगेट लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो चाहे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ए और बी जो है इस प्रकार से, और यदि हम वर्टिकल लेते हैं और ए और बी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, ए इधर आ जाता है और बी ऊपर आ जाता है, ठीक है, पर ए यहाँ भी ग्रेटर देन बी ही है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एक छोटा डायग्राम करके इसको ड्रॉ कर लो।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या खासियत होता है कि इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है दोनों बराबर होता है, दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो ये दोनों मतलब चीज़ें जो है तो उसमें हम कह नहीं पाते हैं कि कौन सा ट्रांसवर्स है कौन सा कॉन्जुगेट है, जबकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में डिस्टिंक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जो अगर जो बड़ा है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, जो छोटा है वो कॉन्जुगेट एक्सिस है। जैसे इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस, वहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। इसमें दोनों इंटरचेंजेबल है। समय हो गया, आ गए हैं क्या? हाँ ठीक है। तो बस अब जो है सो 3 एग्जाम्पल हैं, है ना, जिनको करके हम इस कोनिक सेक्शन का एंड करेंगे और कल जो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है।